ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में जो चीज़ें हमने जहाँ पे क्लोज किया था वहाँ से आगे लेके चलते हैं। और क्या नोट किया हुआ आपने अपने लास्ट लेक्चर में? आपने पिछला लेक्चर तो अटेंड नहीं किया, तो उससे पहले क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी अब तक की? हम्म। मैंने जो फर्स्ट टाइम जो पढ़ा था तब मैं ज्वाइन थी ग्रुप में। बाय वगैरह 12 से मैंने अभी ओके, मैं लास्ट लेक्चर में देखा। ठीक है। और आमिर, आप भी उस ऑनलाइन हैं, आपको क्या जहन में है लास्ट लेक्चर में क्या आपने डिस्कस किया था? वट यू पार्ट ऑफ दैट लेक्चर? जी, आपकी अस्सलाम आवाज़। वालेकुम सर। जी बताइए। जी जी सर, बिल्कुल। लास्ट लेक्चर मैंने अटेंड किया था, तो उसमें सर आपने जितना भी जो भी कंटेंट पढ़ाया था उसके फिर बाद में मैंने वर्किंग की है और अपने लिए एक सूटेबल रिसर्च के लिए टॉपिक भी उसमें देखा है। तो दैट्स ऑल सर। अच्छा, आप किस जगह पे इस वक्त स्टेशन है, आमिर? सर मैं राइट नाउ तो इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मैं डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो है ना कोर्स पे। अच्छा, ठीक हो गया। तो अभी आपने जो चीज़ें लास्ट लेक्चर में, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ नोट किया था, तो क्या चीज़ें नोट की थी? कोई समरी बता सकते हैं मुझे छोटी सी, कि फला फला चीज़ मैंने सुनी थी या पढ़ी थी? हेलो। जी आमिर, बताइए। जी जी सर 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 लास्ट टॉपिक में सर ऐसे तो मैंने अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसकी मैंने वीडियो देखी थी सर। तो उसमें जितना भी कंटेंट जो रिसर्च रेलेवेंट आपने गाइड किया, तो सारा का सारा मैंने देखा था। अच्छा, चले आप और आपके अलावा जो ऑनलाइन है इनमें से कोई अगर बता सके कि क्या चीज़ उसने लास्ट लेक्चर में सुनी है मेरी, ताकि मैं वहीं से स्टार्ट करूं जहां से हमने क्लोज किया था। आशिर और इकरा, आप में से कोई अगर को अपडेट कर सके। और आपकी पहली क्लास है आज ये? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बताइए आशिर। सर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अ, हमारी जो एंडिंग्स हुई थी ना, वो हमारे इनिशियल स्टार्ट्स में ही हुई थी। मीन्स के हमने जाके कुछ वेबसाइट्स देखनी है जिनमें पेपर्स पढ़ने हैं डिफरेंट, फिर उसमें हम अपने टॉपिक की सिलेक्शंस पे फोकस रहना था। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अच्छा, ठीक है। और इकरा, आपकी कोई अपडेट? लास्ट लेक्चर देखा है आपने? चले, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? अमास। अलमास? अमास। अम्मार। हाँ जी अम्मार, क्या नोट किया था लास्ट लेक्चर में? सॉरी, लास्ट लेक्चर में नहीं आ सकता इससे लास्ट लेक्चर। सर। उसमें एक टॉपिक आपने देखो, दिया था। आप खोले ना जरा, क्या उसमें आपने कुछ चीजें नोट की थी? जी नोट की थी, वो दूसरे लिस्ट में, ये नहीं हुई अच्छा, लिस्ट क्या में। चले याद कुछ अगर। सर आपने एक कोई भी आपने कहा टॉपिक सिलेक्ट करना है, और वेबसाइट्स में से आपने दो वेबसाइट्स बताई, आई ट्रिपल ई और या गूगल स्कॉलर, और एक दो और वेबसाइट्स बताई। तो उसमें से आपने सर्च करना है कि रिलेटेड टॉपिक के जर्नल्स कौन से पब्लिश हों, हम्म। और दूसरे रिसर्च पेपर्स जो है ना वो कौन से पब्लिश हों। वो सारे सिलेक्ट करके जो आपने बताया तभी वो लेके आना है। अच्छा, जो मुझे याद पड़ता है, हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीसिस। हमने बात की थी कि TH1 क्या होता है, TH2 क्या होता है, इनकी डिफरेंट कमेटीज के बारे में बात की थी कि थीसिस वन के लिए क्या स्टेजेस है,
किन किन स्टेज से स्टूडेंट ने गुजरना होता है, कमेटीज जो हैं वो कौन कौन से किस्म की हैं, उनके मेंबर्स कौन कौन से हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। बोथ थीसिस वन बोथ थीसिस टू दोनों के बारे में डिटेल बात की थी, और ये रिकॉर्डेड भी है। आप में से जिसने नहीं देखा वो ऑनलाइन जाके अपने लेक्चर्स को रिपीट भी करे, ताकि उसको कमेटीज का सबसे पहले पता चले कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, करना क्या है अपने थीसिस के अंदर। हमने ना सिर्फ मास्टर्स के बारे में बात की थी, बल्कि पीएचडी थीसिस के बारे में भी बात की थी, उनकी ड्यूरेशंस और उनके डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके बाद फिर हमने जो चीज़ नहीं की थी वो ये की थी कि रिसर्च करने के लिए या टॉपिक को डिसाइड करने के लिए कुछ तरीक़ेकार हैं, और तीन तरीके हैं जिनकी बुनियाद पे आप अपने टॉपिक को या टाइटल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें हमने सबसे पहली बात की थी कि एक तरीका होता है कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस के ऊपर, अपनी जॉब की बेस के ऊपर टाइटल को सेलेक्ट करें, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने फलां मसला ऐसे हल किया जा सकता है। तो और हल नहीं हुआ हुआ तो लेट्स ट्राई टू डू इट एंड दैट कैन बी टेकन अप एज अ थीसिस। एक तरीका ये बताया था। फिर मैंने कहा था एक और तरीका ये हो सकता है कि आप कोई बज़वर्ड बेस्ड रिसर्च शुरू कर दें, कोई मोटा नाम आपने सुना और वो आपको उसके बारे में पता कुछ नहीं है, बट ये कि आपको अट्रैक्टिव लगा वो, और आपने फिर उसकी बेस के ऊपर टॉपिक के अंदर सिलेक्शन कर ली और उस पर रिसर्च के पर्सपेक्टिव से आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक तरीका ये हो सकता है। और तीसरा तरीका ये है कि जिन लोगों से आपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मास्टर्स के अंदर आप सब छः छः सब्जेक्ट्स, सात सात सब्जेक्ट्स पढ़ कर आ रहे हैं, तो आपके इंटरेक्शंस हैं टीचर्स के साथ, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा है कि किसका किस तरह का रुझान है, और उनके किस तरह की रिसर्च है। उनके कुछ रिसर्च पेपर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो एक तीसरा तरीका होता है कि डायरेक्टली सुपरवाइजर को अप्रोच किया जाए और उसके बताए गए टॉपिक के ऊपर अपने काम के लिए कोई टाइटल जो है वो डिफाइन किया जाए। तो ये तीन तरीके हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, और इसमें ये भी बताया था कि तीनों में से सबसे जो मुश्किल तरीका होता है वो आपका बज़वर्ड बेस्ड रिसर्च है या अट्रैक्शन बेस्ड रिसर्च है, कि जिसमें आपको पता कुछ नहीं है बट आप फिर भी समझते हैं कि मैं इस टॉपिक पे कुछ कर लूंगा। और सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है कि अगर आप किसी सुपरवाइजर के साथ अलाइनमेंट कर लें और उसके टॉपिक बताए गए टॉपिक पे रिसर्च करें, तो वो आपको असिस्ट भी करता है और आपको आसानी होती है। और जितने भी तरीक़ेकार हैं टाइटल्स के सिलेक्शन के, तीनों के लिए आपको इन एनी केस सुपरवाइजर को ऑनबोर्ड करना पड़ता है। तो जब तीनों को ऑनबोर्ड करना ही है तो बाकी दोनों केसेस में उसको समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। तो बेहतर ये होता है कि आप जो है वो पहले वाली अप्रोच के ऊपर जाएं। तो इसीलिए जो रिसर्च मेथड का सब्जेक्ट है इसमें आप कोशिश ये की जाती है कि आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हों और ये आप आखिर में इस सब्जेक्ट को कवर करें, ताकि आप थीसिस की सिलेक्शन ज़रा आसान हो जाए आपके लिए। अगर आप पहले सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को ले लेंगे तो आपने किसी से इंटरेक्शन किया नहीं होता, तो अकॉर्डिंगली आपके लिए टॉपिक की सिलेक्शन या थीसिस का डिसीजन करना मुश्किल होता है। और इसमें साथ ही साथ हमने ये बात भी की थी कि थीसिस जो है वो जनरली स्पीकिंग हमारे मुल्क में इस स्टेज पे आके आप चूँकि रिसर्च करना शुरू करते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, तो रिसर्च पेपर्स इतनी देर से पढ़ने की वजह से इस स्टेज के ऊपर शायद कोई बहुत नई चीज़ करना मुमकिन नहीं होता। अगर आप एक किए हुए काम को समझ कर उस तरीके से खुद कुछ रिजल्ट्स भी ले लें और एक काम को सीख लें कि थीसिस या रिसर्च करना होती क्या है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड अचीवमेंट, बिकॉज आप उसे उस एक प्रोसेस से गुजर जाते हैं जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट फॉर्मल रिसर्च के लिए है। और फिर हमने ये बात की थी कि रिसर्च जो है दो किस्म की होती है, इनफॉर्मल रिसर्च भी होती है, फॉर्मल रिसर्च भी होती है। इनफॉर्मल रिसर्च ये है कि हर वक्त हम कुछ ना कुछ इस कोशिश में है कि कोई मसला है उसका सलूशन फाइंड आउट किया जाए। सुबह आप उठते हैं तो आप अपने कपड़ों का डिसाइड करते हैं, आप जूतों का डिसाइड करते हैं, आप बाजार जाते हैं तो आप खरीदारी का डिसाइड करते हैं, आप खाना बनाने की कोशिश करते हैं तो खाने का डिसाइड करते हैं। ये सारे के सारे रिसर्च एलिमेंट्स हैं कि यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या इसका हल है। लेकिन ये अनफॉर्मल रिसर्च है। फॉर्मल रिसर्च में योर एवरीथिंग इज अलाइंड विद द पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चाहे टॉपिक सेलेक्ट आप सुपरवाइजर के साथ करें, चाहे बज़वर्ड बेस्ड रिसर्च करें, और या चाहे आप जो है अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे टॉपिक सेलेक्ट करें, इन एनी केस आपने अलाइन करना होता है अपने टाइटल को विद द पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स। सो जो फॉर्मल रिसर्च है दैट इज ऑलवेज inspired by the published research papers. That is the difference between formal research and informal research. ठीक है? Okay, so
इस तरीके से हमने कुछ बातें लास्ट क्लास में कवर की थी, और फिर मैंने आपसे कहा था कि ओके जी अब आप करें ये कि लेट्स ट्राई, आप अपने एंड पे अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे, अपने अब तक के पढ़े गए सब्जेक्ट्स की बेस के ऊपर, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर आप ये सोचें कि अब आप जो है वो क्या रिसर्च करना चाहेंगे, किस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ अपना सुपरवाइजर भी फिगर आउट करेंगे, किसके साथ सुपरवाइजर कौन सा आपके साथ होगा उसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि ये भी एक लर्निंग है सुपरवाइजर की सिलेक्शन करना, उससे बात करना, उसके साथ इंटरेक्ट करना। तो इस हवाले से मैंने आपको टास्किंग की थी कि अगली क्लास में जब आप आए, जब भी आए, ऑल दो इट्स सेकेंड वीक, बिकॉज बीच में एक वीक जो है वो मैंने पर्पसफुली दिया था डॉक्टर एहसन सगीर को, उसमें वो आपके साथ उन्होंने लास्ट वीक में उन्होंने इंटरेक्ट किया था। दैट वाज जस्ट एन ओवरलैपिंग सेशन। और हमने ये सोचा था कि जी इसमें आप थोड़ा सा उनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर लें, और आप खैर बहरहाल अपने टॉपिक पे कुछ सोचें, सोच कर आएँ, एक स्लाइड बना लें, दो स्लाइड्स बना लें, और उसके ऊपर आप अपने टाइटल को लिखें, सुपरवाइजर को लिखें, और अपने सिलेक्टेड रिसर्च पेपर्स अपने एंड पे खुद एक्सप्लोर करते हुए आपको जैसा लगता है कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, और उस पर हम आइंदा करेक्शन लगाएंगे कि ठीक है या नहीं ठीक है। इस तरह की बात हमने लास्ट में की थी। और फिर हमने एक डिवीजन भी कर दी थी, क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो आई थॉट कि इट्स गुड कि एक रीजनेबल स्ट्रेंथ जो है वो हो क्लास में, ताकि इंटरेक्शन जो है वो अच्छा हो, पॉजिटिव हो, और हमारे जो कंप्यूटिंग डिसिप्लिन के लोग हैं वो एक तरफ आ जाए सारे के सारे। सो कंप्यूटिंग डिसिप्लिन से मुराद है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। सो इनमें से जो लोग थे वो हमने इस सेक्शन में प्लेस किए हैं, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट साइंस के लोग हैं वो डॉक्टर हसन के साथ इसी क्लास को इसी टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। तो दिस वाज द डिसीजन मेड इन द लास्ट सेक्शन। सो आई होप अभी इस वक्त आप जो जितने लोग हैं वो सारे के सारे कंप्यूटिंग डिसिप्लिन के हैं, जी सर। और आप में से जो ऑनलाइन लोग हैं लाइक आशिर, इकरा और आमिर, आप भी सारे के सारे कंप्यूटिंग के डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं। कोई ऐसा तो नहीं है आप में से कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हो? यस सर, कंप्यूटिंग सर। ठीक है, तो आमिर आपका डिसिप्लिन कौन सा है, डाटा साइंस है या कंप्यूटर साइंस है? सर डाटा साइंस। ओके, और आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं डाटा साइंस में? सर 7 सब्जेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स, आशिर एंड इकरा? सर कंप्यूटर साइंस से हैं। और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए आशिर? 7 सर। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट इकरा? सर मैंने 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं और मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ। कंप्यूटर साइंस। और आप किधर स्टेशन में इकरा? आपका सिटी कौन सा है? सर मुजफ्फराबाद है। आपके साथ है? ओके, और आशिर आप किस जगह के हैं? सर मैं मियाँ वाली से। ओके, इस वक्त आप मियाँ वाली में ही हैं? यस सर। अच्छा, चलें, दैट्स गुड। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कहीं दूर हैं, रिमोट एरिया में हैं, तो और भी आपके कोई कोलीग्स हैं जो कि इस एरिया में हैं, तो उन्हें ज़रूर कहें कि क्लास को जूम पे ज़रूर लिया करें हाइब्रिड मोड के अंदर, ताकि आप करंट रहें जो हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्लास नहीं लेंगे तो क्या होता है कि चीज़ें पाइल अप होती हैं, और फिर आप पिछली चीज़ें जो है वो देखते भी नहीं है, ना आपको लिंक हो पाता है, और फिर अगली चीज़ भी कुछ पता नहीं चलती कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए क्लास में आना ज़रूरी है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि अच्छे ग्रेड्स उन लोगों के आते हैं जो क्लास को रेगुलरली अटेंड करते हैं, उसमें आप विजिबल होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अगर आपको नहीं भी पता तो वो टीचर को पता होती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट का इशू ये आता है कि वो बिल्कुल गायब होते हैं। तो जब गायब होते हैं, मतलब सारे नहीं, काफ़ी सारे, तो वो उस केस में फिर उनके जो है ये इशू आते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग की आपको नहीं पता होती कि उनको ठीक समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो फिर उनके उसी लिहाज से ग्रेडिंग भी अफेक्ट होती है। Okay, so with this little premise and the brushing up of the previous couple of lectures, हम आगे चलते हैं, आज की क्लास को लेके चलते हैं। अभी जो मेरी आपसे बातचीत के दौरान कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं कि आप सब ने जो है वो कोई ना कोई टाइटल डिसाइड कर लिया है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अब वो टाइटल जो है वो उसकी करेक्शन की जा सकती है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, वही हमारा काम होगा जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। जो रिसर्च पेपर्स आपने पढ़े हैं या फाइनलाइज किए हैं उनको भी चेंज या ऐड या डिलीट किया जा सकेगा बेस्ड ऑन व्हाट वी स्टडी ड्यूरिंग आवर वेरियस डोमेन्स या वेरियस सेक्शंस।
ओके। सो आप में से कोई ऐसा जिसने अभी तक टाइटल डिसाइड ना किया हो? आप तीनों ने किया हुआ है कुछ ना कुछ? और व्हाट अबाउट दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी किया हुआ है या कोई अभी तक स्टेज पे नहीं है? काइंडली बी फ्रैंक। यस सर, कर यस लिया। सर, किया हुआ है सर। ठीक है जी। ओके, चले, अगर आप सबने कर लिया है तो गुड, अगर नहीं भी किया तो उसको आपने आप थोड़ा सा उसके ऊपर होमवर्क शुरू कर देना है, ठीक है, बिकॉज वी आर इनटू द फोर्थ वीक। और बाय दी मिड टर्म एग्जाम 8th वीक में जो होगा, तो उसमें आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपने टाइटल के बारे में एग्जाम में बताना है, बिकॉज द पेपर्स विच आई मेक इट इज व्हाट वी स्टडी इन द क्लास। जो proposal defense है, that would be around the 15th week by the end of semester. Let me show you the research flow diagram. तो फ्लो डायग्राम में मैं आपको इंडिकेट करता हूँ कि कहाँ तक हम मिड टर्म तक करेंगे और कहाँ पे हम एंड टर्म पे क्लोज करेंगे, ठीक है, और क्राइटेरिया क्या होगा थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी चीजें आपको बेहतर समझ आए। लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन। कोई किसी का क्वेश्चन है अगर अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में से, तो वो पूछ सकता है कि जी मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, या अगर आएगी तो बता दें कब आएगी, या भी हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं अभी आपको बता सकूं अगर रिलेटेड हो तो। एनीथिंग। आप सारे लोग थीसिस में इंटरेस्टेड हैं? यस। ओके, तो हमने ये बात भी क्लास में की थी कि मास्टर्स का जो मकसद है ना, वो है थीसिस करना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक काम करना होता है किसी इंसान ने, तो वो उसमें आप सीखते जाते हैं। सो मास्टर्स में अगर आप विदाउट थीसिस करेंगे तो आप एक बड़ा अच्छा पोर्शन ऑफ लर्निंग मिस कर जाएंगे। क्योंकि सिर्फ कोर्स करना जो है वो स्पून फीडिंग होती है, तो स्पून फीडिंग में आप एक लिमिटेड लेवल तक चीज़ें सीखते हैं, बट जब खुद इंडिपेंडेंट टास्किंग होती है उसमें खुद खुद पढ़ना है। किया तो उन्होंने थीसिस नहीं किया था, हम्म। और अब वो बाहर जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए थीसिस रिक्वायर्ड था कनाडा के लिए। तो वो बता रहे हैं, और उन्होंने मुझे कहा है कि आप थीसिस जरूर चाहिए। हाँ, मैं यही चीज़ें मैंने भी बताई थी कि जब आप बाहर जाने का, और यही चीज सपोर्ट करती है। ऐसे ही असल में जो बाहर लोग कहीं भी बाहर या इवन विद इन कंट्री भी आप जब हायर स्टडीज में इंटरेस्ट लेंगे, तो हर बंदा ये चाहेगा कि आपने एक लिमिटेड एक खास लेवल ऑफ आपकी लर्निंग हो। एक एज के साथ कुछ चीज़ें आप सीखते हैं, जब एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप वो चीज़ें नहीं कर पाते उस इफेक्टिवनेस के साथ, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थीसिस में अगर आप आ गए हैं तो, या एमएस में आ गए हैं तो थीसिस लाजमी करें। इट इज़ गोइंग टू गिव यू। हम्म। हम्म। जी। तो दिस इज इशू, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि वो जब उसके पास कोई शख्स आए तो उसको पता हो चीज़ों का, ही और शी शुड नो इट, के पेपर्स क्या होते हैं, लिखे कैसे जाते हैं, पढ़े कैसे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हायर हायर रैंक्स के अंदर रिक्वायरमेंट ही पेपर लिखने और प्रोजेक्ट प्रपोजल्स लिखने की है। तो अगर आप उस लर्निंग से गुजरे ही नहीं है तो फिर वो आपको नहीं रखेगा, वो उसको रखेगा जिसको ये चीज़ें आती होंगी, क्योंकि आपको नए सिरे से सिखाना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग विच यू मस्ट कंसिडर। अगर आपको ये किसी ने समझ दी है उनको हार्ड वे पे समझ आई है, हाँ, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो माई सजेशन इज अगेन, या रिकमेंडेशन इज कि एवरीबडी मस्ट डू थीसिस, चाहे बुरा हो बेशक, अच्छी ये नहीं है जरूरी कि आपने थीसिस में कोई बहुत ही आउट क्लास परफॉर्म किया है, लेकिन उस रिसर्च प्रोसेस से आप गुजर जाते हैं तो आपकी एक बड़ी मेच्योरिटी आप में आ जाती है एक स्कॉलर के तौर पे। तो हर एक अच्छे ग्रेड्स भी नहीं आते, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें इन एनी केस जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो ग्रेड्स इतना। जी जी, बिल्कुल कर पाता है, आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है। अगर आप ढीठ हैं, ठीक है, यानी मे नॉट बी द राइट वर्ड, बट ये कि टू अंडरस्टैंड वेल आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि इफ यू आर कंसिस्टेंट, इसकी अंग्रेजी तर्जुमा उर्दू में ढीठ पना कहते हैं किसी हद तक, लेकिन ये कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, बेशक नालायक हैं, बेशक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आप अपने आप को फिर भी आप उस रेट में लेकर आते हैं, तो अगर इसमें आ जाते हैं तो आप एक दिन थीसिस कर लेंगे। रिसर्च करने का सबसे बड़ा रूल इज रेगुलर, बीइंग रेगुलर या बीइंग डिसिप्लिन्ड।
तो चाहे आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं लेकिन डिसिप्लिन तो हो सकते हैं। जब डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंट है तो फिर आप बिल्कुल कर लेंगे। लेट मी शेयर दी प्रेजेंटेशन फर्स्ट, और फिर उसके बाद ओके जी। सो मैंने जिस अभी बात की कि रिसर्च प्रोसेस को हम एक दफ़ा देख लेते हैं और फिर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें से क्या चीज़ आपने जो है वो करनी है एज फार एज दिस सब्जेक्ट इज कंसर्न। सो अगर मैं ये डायग्राम आपको दिखाऊं, तो दिस डायग्राम इनफैक्ट शोज डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ अ थीसिस, जो कि आप अपने कंप्लीशन पे डिसर्टेशन जिसे कहते हैं उसको लिखते हैं, तो इन चीज़ों को आप कवर करते हैं। सो और यही सेम चीज़ें जो आपके एक रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा भी हैं, इन्हीं फेजेस से आप गुजरते हैं वंस यू डू योर रिसर्च। तो इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें आपको नज़र ये आएगा कि देयर आर 3 फेजेस। एक फेज जो है वो फॉर्मुलेशन का फेज है कि टॉपिक डिसीजन और टॉपिक के ऊपर फिगर आउट करना कि लोगों ने क्या काम किया हुआ है, इसको हम फॉर्मुलेशन फेज कहते हैं। और सेकंड फेज है कि बेस्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, बेस्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, आप अपना एक सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं कि ये है एक तरीका जो मैं करना चाहूँगा बेस्ड ऑन वट एवर आई हैव स्टडी, वट एवर एक्सपीरियंस आई हैव, वट एवर गाइडेंस आई गेट फ्रॉम द सुपरवाइजर, right? And then once you that stage still the planning stage. Okay, you have scheduled your work, how you will complete it. So ये 2 phases जो है, इसके बाद तीसरा फेज जो है वो एनालिसिस फेज है, रिजल्ट्स एंड एनालिसिस का फेज है कि नाउ यू गो एंड इम्प्लीमेंट, या उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज भी कह सकते हैं कि आपका जो प्रपोज सोल्यूशन है आप उसको एक्चुअली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करते हैं और उससे वो चीज़ अचीव करते हैं जिसके लिए आपने अपना आइडिया दिया होता है। तो 3 फेजेस हैं टोटल, जिनमें से जो हमने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सारे फेजेस कवर करने। हम इसमें टॉपिक के बारे में फैसला, टॉपिक के बारे में लिटरेचर रिव्यू या अवेलेबल सॉल्यूशंस की पढ़ना, वो भी करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन प्रपोज भी करेंगे, बट you will not be able to implement it as such in this subject. That you can do in future, but various concepts related to implementation will be discussed, जिसके अंदर आप कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें, ये फेजेस किए जाते हैं। और अकॉर्डिंगली वी विल डू इट फॉर दिस कंप्लीट रिसर्च प्रोसेस। इसके अंदर मैंने कहा था कि 3 चीज़ें कवर करते हैं या ब्रॉडली इस पे जो ओवरलैप कर रही हैं। एक रीडिंग फेज ओवरलैप कर रहा है कि पढ़ना किधर से है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। फिर राइटिंग फेज, लिखने वाला फेज। और फिर थर्ड फेज है कि प्रेजेंट कैसे करना है अपने काम को। सो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, और सब्जेक्ट की जो ग्रेडिंग है दैट इज स्टिल योर प्रपोज्ड मेथडोलॉजी। जो आपका लास्ट प्रेजेंटेशन होगी दैट वुड बी दी proposal presentation, research proposal presentation, which covers still chapter 3 of the thesis, I would say. That would not be chapter, that would be section, because proposal writing आप कर रहे हैं, chapters तो thesis के अंदर होंगे। बट इस स्टेज तक आने के लिए आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी है, प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंस पे काम करना है, प्रॉब्लम के रिलेटेड सॉल्यूशंस को पढ़ना है और उनमें से शॉर्टलिस्ट करने हैं, और फिर उसके बाद अपने सॉल्यूशन को प्रपोज करना है विद दी टाइमलाइंस कि ये टाइमलाइन फॉलो करके मैं अपने काम को कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसको ही आप प्रेजेंट करेंगे अपने फाइनल प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है। सो इस पर्सपेक्टिव से वी विल गो थ्रू दिस सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। तो इसको आपने अपने पास नोट डाउन रखना है, और अकॉर्डिंगली इन सब के लिए हम फिर चीज़ें अब देखेंगे भी। कुछ हमने काम शुरू किया है पिछले लेक्चर्स के अंदर, और अब हम आगे उसको फर्दर जो है वो बीफ अप करते जाएंगे विद द टाइम। सो कीप दिस रिसर्च प्रोसेस इन माइंड, एंड अकॉर्डिंगली वी विल कीप टचिंग ईच वन ऑफ देम एज वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है। सो इसमें जो सब पहला फेज है जिसके अंदर हमने कहा कि फॉर्मुलेशन फेज है, उसमें आपने काम शुरू कर दिया है, and you have decided your title,
You have figured out some research papers, but we'll move forward and see कि अब उसको हमने कैसे कंसोलिडेट करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, और फिर हम आगे जाएंगे ऑन टू द डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन फेज, जिसमें आप फिर प्रपोज कर सकते हैं कि मैं कैसे काम करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ और साथ में बताता जाऊँ कि जो MS थीसिस है, ये हमेशा, या जो फॉर्मल तरीका है उसमें थीसिस के अंदर हमेशा एक ऐसा काम किया जाता है जो कि किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, राइट? ये याद रखिए, इट हैज टू बी अ, किसी मसले का हल आपने देना है एज अ स्कॉलर, बिकॉज एट दिस एज एंड एट दिस एक्सपीरियंस विद दिस मेच्योरिटी यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव solution of existing problems. So your title cannot be just a review title, cannot be a comparative title. It has to be a solution of a problem. So your title must carry some keywords about the problem. किस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करने जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम लाजमी बात है उनमें अंदर कहीं ना कहीं आएगी कि जी ये मसला है जो कि एग्जिस्टिंग है। फिर उस प्रॉब्लम के जो हल है उसके कीवर्ड्स होंगे कि आप किस तरीके से उस मसले को हल करने जा रहे हैं, हल इटसेल्फ शायद है क्या, उसके बारे में कुछ कीवर्ड्स होंगे, और हल के लिए जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कुछ कीवर्ड्स होंगे। तो ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो आपके टाइटल के अंदर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के सोल्यूशन एंड सोल्यूशन के मेथड के ऊपर कुछ सुटेबल कीवर्ड्स होने चाहिए, और एक स्मार्ट सा टाइटल बन जाना चाहिए, बिकॉज योर टाइटल वुड बी द फेस ऑफ योर रिसर्च। The better the title, more impact it would have onto the reader. So do your effort on defining the good titles. Make use of ChatGPT. All the generative AI की जो tools हैं उनको आप अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन with intelligence, with your brain on, because the Gen AI tools does not have the emotions, they do not have that intelligence which is required, although they are intelligent tools, but they make use of existing knowledge and combine them to give you some suggestions. Those suggestions should be taken with some input from you, and accordingly आप फिर उसको अपने तौर पे रिफाइन करें, ठीक है? जेन एआई जो है उसके लिए जो HEC का जो रिक्वायरमेंट है, इट इज दुनिया की कुछ यूनिवर्सिटीज या ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में कहूंगा कि इसको प्रमोट करती हैं, या इसलिए फॉरन बात आ गई कि आप आजकल बहुत कॉमन है ये फिनोमेना। तो मैं जस्ट पहली स्टेज पे इसको क्लियर भी कर देना चाहिए कि जेन एआई इज अलाउड टू बी यूज्ड, इट इज बीइंग प्रमोटेड बाय द प्रोफेसर्स, बाय द यूनिवर्सिटीज। बट इसमें क्या चीज है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जेन एआई यूज नहीं किया या किया है? द मोर इंटरेक्शन आई विल हैव विद यू, सो इट हैज इम्प्रूव द पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। अगर आप में से भी कोई टीचिंग कर रहा है तो अगर जेन आई आपके स्टूडेंट्स यूज करते हैं उनको मना ना करें, यूज करने दें, बिकॉज इट हैज इम्प्रूव लॉट ऑफ थिंग्स। हमें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, हम उससे लिखवा लेते हैं, बट उस अंग्रेजी की समझदानी तो मेरे पास होनी चाहिए ना, वो मुझे आपसे इंटरेक्शन से पता चल जाएगा कि आपने कितना कुछ उसमें आपकी इनपुट है। सो टू कवर अप दी दैट दैट फिनोमेना के यार शायद इसमें जो है ना वो एफर्ट किसी इंसान की कम हो गई है, वो इस तरह से कवर होती है कि वी इंटरेक्ट मोर। पहले अगर आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते थे कि जी जाए कर लें और बस चीज़ आ गई और आपको ये एतमाद होता था कि इसने खुद ही किया है, सिर्फ मैंने ये देखना है कि किसी से कॉपी तो नहीं किया हुआ, अब वो चीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है। अब इन एनी केस वो कॉपीड होगी या कहीं से ली गई होगी, बट कहीं से लेने में कोई बुराई नहीं है, कहीं से कुछ लेने में कोई बुराई नहीं है, उस हद तक जब आप उसको समझ रहे हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज इट विल हैव यू, इट विल पॉलिश योर थिंकिंग मेथडोलॉजी। सो कोई हर्ज नहीं है। HEC की जो प्लेजरिज्म पॉलिसी है वो कहती है कि अगर आप किसी जेन एआई टूल को यूज करते हैं उसको अनाउंस करें, और 5% तक आप वहां से चीजें कॉपी कर सकते हैं। 5% तक का लिमिट जो है वो दिया हुआ है, और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज आपको अलाउ करती हैं। अब मैंने कहा ना कि आपने किसी से सीखना है, अभी भी स्टूडेंट किसी टीचर से सीखता है, किसी बच्चे से सीखता है, किसी अच्छे टीचर के अपनी क्लास के अच्छे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है तब सीखता है। तो अगर वो किसी जेन एआई टूल को इस्तेमाल कर रहा है तो कोई बात नहीं, नाउ द एक्सेस इज इजियर। पहले जो क्लास का टॉपर था वो एक से दोस्ती करता था, चार से दोस्ती नहीं करता था कि नहीं जी मैं तो जानता नहीं हूँ आपको, ठीक है, लेकिन ये कि अब ये तो हर एक का दोस्त है ना। तो मेक जेन एआई एज अ फ्रेंड, जेन एआई इज अ फ्रेंड, सो अकॉर्डिंगली उस दोस्त को इस्तेमाल करें, लेकिन ये नहीं कि वो दोस्त ही सब कुछ करे और आप जो है ना कुछ ना करें। आपकी बीच में लर्निंग। लर्निंग जो है वो आपने पॉलिश करनी है यूजिंग दैट टूल। सो इसको आप बिल्कुल करें, और जहां जहां पे उससे असिस्टेंस ले सकते हैं लें, लेकिन
क्योंकि प्रेजेंट आपने करना है, इंटरेक्ट आपने करना है, इंटरव्यू आपने देना है, तो आपने आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन जी? साजिद अकबर खान, आपका कोई सवाल? क्लास में ही है जी साजिद साहब? जी सर, क्लास में हूँ। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, लेकिन ओके मैं चलिए। और लेक्चर ले रहा हूँ सर। पिछला लेक्चर आपने अटेंड किया हुआ है, या पिछला लेक्चर जो रिकॉर्डेड था वो देखा है या नहीं देखा? सर पिछला लेक्चर मैंने अटेंड किया था सर। ठीक है, और आपका डिसिप्लिन कौन सा है, किस एरिया के आप? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर। और अभी मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? जी जी सर। चले, गुड, दैट्स नाइस। So, okay जी, so I hope this makes sense. This whole research process diagram is making some sense, और मैंने इसमें आपको एक काबिल कदर चीज़ बता भी दी है। Okay, with this now we come on to again back to our theme कि आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है और टॉपिक मुतालिक रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं। अच्छा, अब रिसर्च पेपर जब आपने देखने हैं तो उनके लिए आप रिसर्च पेपर के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आपको होमवर्क करना चाहिए। पहले तो हम उन पे आ जाने के जी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, बट बिफोर वी गो ऑन टू दोस प्लेटफॉर्म्स वेयर वी शुड सर्च फॉर द सर्च इंजन्स, हमें पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि हाउ टू फिगर आउट द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च पेपर। जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो किसी वाकई काबिल कदर क्वालिटी का है या नहीं है। तो अगर उस हवाले से बात की जाए तो रिसर्च पेपर्स या एक जो रिसर्च स्कॉलर्स होता है उसको मोटे तौर पे तीन चीज़ों से वास्ता पड़ता है जो उसने पढ़नी है। एक तो उसको रिसर्च या कहें कि टेक्स्ट बुक्स मिलेंगी या रिसर्च बुक्स मिलेंगी, किताबें मिलेंगी जो किसी पब्लिशर की पब्लिश हुई भी होंगी। ठीक है, फिर उसको कुछ रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। रिसर्च पेपर्स जो हैं आप सर्च के ऑप्शंस पे हम आते हैं, बट ये कि वो भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक आपको मिलेंगे कॉन्फ्रेंस रिसर्च पेपर्स और एक मिलेंगे आपको जर्नल रिसर्च पेपर्स। ठीक है, तो अब इन तीनों के बारे में कुछ हमें चीज़ें समझ आनी चाहिए। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं किताबें। अच्छा, किताबें या रिसर्च पेपर दोनों के बारे में एक ब्रॉड बात मैं करता हूँ कि जो पब्लिशर्स हैं दुनिया भर में, कुछ स्टैंड अलोन पब्लिशर्स हैं कि अगर उनका नाम किसी किताब के साथ बोल रहा हो, किसी रिसर्च पेपर के साथ बोल रहा हो, तो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि ये एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि वो ब्रांड्स है। आप कपड़े लेते हैं तो आपने अगर से खादी के कपड़े लिए या आपने डाइनर्स के कपड़े लिए। जी, कॉन्फ्रेंस पेपर मैं बात कर रहा हूँ सिंपल पब्लिशर्स की। अब पब्लिशर्स जो है वो पेपर्स में भी आ सकते हैं, वो बुक्स में भी आ सकते हैं ना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो अच्छे पब्लिशर्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, ताकि जैसे ही मैं पब्लिशर देखूं अगर तो मेरे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन टिक हो जाए कि यार ये, अगर मैं कुछ और नहीं भी देख रहा तो इसमें कुछ क्वालिटी जरूर है। अननोन पब्लिशर को अवॉइड करना चाहिए। तो नॉन पब्लिशर्स को थोड़ा सा हमें ध्यान रख के अगर चलेंगे तो उसमें हमें मोटे तौर पे, और इसकी वजह क्या है कि हर वो चीज जो आप पढ़ते हैं वो उसकी बेस पे आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि वो कौन से हैं। तो जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको ये पता होगा कि जी ये पढ़ने से मेरी बेस बन रही है। तो अगर आप अच्छी चीज पढ़ेंगे तो अच्छी बेस बनेगी, और बुरी चीज पढ़ेंगे तो शायद बेस ठीक नहीं बनेगी। तो जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं वो पता होने चाहिए। उनमें एक सबसे बड़ा नाम जो कि कंप्यूटिंग साइट का है वो है IEEE। IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये एक फोरम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे काम करते हैं। ये बुक्स भी पब्लिश करते हैं, ये जर्नल्स भी पब्लिश करते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस भी कराते हैं, ये रिसर्च के इवेंट्स भी कराते हैं, और कुछ इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज भी हैं, ये पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं, और ये सोशल इवेंट्स भी कराते हैं। तो IEEE इज अ बिग फोरम विच कंडक्ट्स लॉट ऑफ थिंग्स। सो IEEE का नाम अगर किसी के साथ बोल रहा है तो हमें एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि जी ये अच्छी चीज है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स इंश्योर किए होंगे। ठीक है, ऐसा ही है ना जिस तरह ब्रांड्स में अगर आप जाते हैं कोई चीज लेते हैं, कोई जॉगर्स लेते हैं या कोई जीन्स लेते हैं या कोई आप कपड़े लेते हैं, तो अगर आप ब्रांड से लेंगे तो आपको एक मेंटल होती है कि यार ये चीज मोटे तौर पे कुछ क्वालिटी के तहत होगी, तो ये इसकी लाइफ भी ज्यादा होगी और ये चलेगा भी और अच्छा भी लगेगा। तो सेम इज द केस एप्लीकेबल हेयर। बिग नेम्स, they carry their weightage. So first name is IEEE. Then you have heard of name of Elsewhere. Elsewhere is another big name. Elsewhere में LELSEVIER।
नहीं वोट मार भी मेरे पास है मैं देख लेता हूँ। आप लोगों के पास इतना वो नहीं है, लैपटॉप वगैरह नहीं करते या फोन वगैरह, you can just search it over there elsewhere. So elsewhere is a big name. इनका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इन पैरेलल टू IEEE। IEEE मैंने इस तरह से कहा कि IEEE भी एक बड़ा नाम है। लैपटॉप लाया मैंने, बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं है। स्मार्टफोन्स भी चलेंगे और लैपटॉप भी नहीं है, अच्छा उसमें कुछ चीजें साथ साथ आप देख सकते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ओपन इट एंड डू इट। However, मैंने कहा IEEE is a big name. Then you have the name of elsewhere. फिर आपने नाम क्या सुना होगा, स्प्रिंजर। Again another big name of publisher. Then there is a big name जिसका नाम है IET. IET is a new name, yeah, rebranded from IW. Then you have Wiley, इसको विले कहते हैं वैसे, बट लिखते हैं इस तरह से। Then you have a name of Taylors and Francis. Then you have the name of Hindavi. Then there is a name MDPI. Then there is a name of ACM. ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं, और भी कुछ हैं बट ये ज्यादा प्रोमिनेंट आई वुड से कि कोई 7-8 मैंने नाम लिखे हैं। दीज आर दी ब्रांड नेम्स। सो वंस यू ग्रो इन योर रिसर्च करियर्स यू विल स्टार्ट फिगरिंग आउट कि कौन से ऐसे नाम हैं जो कि अच्छे हैं या जिनके नामों के ऊपर आपको तसल्ली हो कि अगर ये हैं तो इट मीन्स समथिंग गुड। ऑल ऑफ दीज नेम्स दे डू लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। दे पब्लिश बुक्स, दे पब्लिश conferences, yani they conduct conferences, they give their names to conferences under their banner, conferences are conducted. They give name to the journals, so journals भी publish करते हैं, और मैंने कहा कि social events भी कराते हैं, research events भी कराते हैं। तो इनकी organization पे आप जाके you can just go and explore these organizations या these publishers, you will find out कि they do lot of things, जिनमें से एक काम आपसे रिलेटेड है कि रिसर्च पेपर्स पे भी इनके नाम आपको नजर आएंगे, बुक्स में भी नाम नजर आएंगे, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया जो किसी पेपर या किसी जगह को पढ़ने का, वो ये है कि अगर आपको अच्छा पब्लिशर नजर आ रहा है तो आप फिर उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड इज, अब हम आ जाते हैं जी कि कैटेगरीज जो है, उनमें सबसे पहली कैटेगरी है कि कॉन्फ्रेंस पेपर्स जो है वो एक कैटेगरी है, और एक जर्नल पेपर्स एक कैटेगरी है। तो कॉन्फ्रेंस पेपर्स की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो चीज़ होती है? आप में से आपने अभी रिसर्च पेपर कुछ जैसे कहा ना आपने कि अपने कुछ टॉपिक्स पे निकाले हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको समझ आई है उनमें, कौन से कॉन्फ्रेंस पेपर्स थे, कौन से जर्नल पेपर्स थे, और आपको क्या समझ आई कि क्यों है ये कॉन्फ्रेंस पेपर, या ये होता क्या है, और जर्नल पेपर क्या होता है, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर। कॉम्पिटिटिव भी ये करवाते हैं, उसमें कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होते हैं, कॉन्फ्रेंस बेस्ड होते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ वो क्या होता है, मतलब क्या है कॉन्फ्रेंस, क्या होता है जर्नल, हम क्यों अलग अलग कैटेगरी क्यों बनाई गई, सवाल ये है। क्वालिटी तो कॉन्फ्रेंस की बाजू का जर्नल से भी अच्छी हो सकती है, हो सकती है, और कोई वजह कोई दिमाग में आती हो। डिफरेंस नहीं कर। हाँ जी, ऑनलाइन कोई जवाब दे सकेगा? सर कॉन्फ्रेंस पेपर जनरली सर जो भी कॉन्फ्रेंस होती है लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर उसको कवर कर रही होती है। हाउएवर सर जो रिसर्च पेपर जर्नल्स होते हैं उसमें किसी एक टॉपिक के ऊपर थॉरो रिसर्च होती है सर। अच्छा, और कोई चीज, ये तो ठीक, ये मतलब पार्शली कह सकते हैं, बट लेटेस्ट ट्रेंड्स पे तो जर्नल्स भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, दोनों लेटेस्ट ट्रेंड्स पे हो सकती हैं।
और कोई वजह बनती है? जी साजिद अकबर